अस्सलाम वालेकुम। जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको इंडस्ट्री एक्सपीरियंस लोगों से मिलवाऊँगा ताकि एक फ्रेश बच्चे के लिए ये समझना ज़रूरी हो जाए कि इंडस्ट्री में एक्चुअल में असल में चैलेंज क्या होता है, जो आपको यूनिवर्सिटी, कॉलेज वगैरह में नहीं बताया जाता। लेकिन वही बच्चा जब इंडस्ट्री में आता है तो उसे जो एक इंटर्नशिप वाला एक जो पेन पॉइंट है वो बर्दाश्त करना पड़ता है। और ये जो असल चैलेंज हैं ये क्या है, ये एक इंडस्ट्री एक्सपीरियंस ही आपको बता सकता है। तो मेरे साथ आज जो गेस्ट हैं वो ना सिर्फ मेरे टीचर हैं, वो बल्कि एक सीजी आर्टिस्ट भी रह चुके हैं और अब एक अपनी कंपनी के को फाउंडर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे दानिश? शुक्र अल्लाह का। सर, मैं बल्कि आपके बारे में काफ़ी चीज़ें देख रहा था। आपने अल्हम्दुलिल्लाह आज से 13 साल पहले एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर अपना कैरियर स्टार्ट किया था एग्ज़ैक्टली। और फिर आप सीजी आर्टिस्ट बने, नॉट सीजीआई आर्टिस्ट, सीजी आर्टिस्ट बने और आज 13 साल बाद अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से आप अपने गेमिंग हाउस के को-फाउंडर हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो इतना जर्नी था, आप चाहते तो आप ग्राफिक डिज़ाइनर भी रह सकते थे। तो ये 13 साल में जो आपने जो इतनी वो एक प्रोग्रेस की है और अल्हम्दुलिल्लाह आज एक कंपनी के ऑनर भी हैं। तो ये सर क्या क्या ऐसी चीज़ थी जो आपको इधर ले आई? अच्छा, सबसे पहले ये कि आपने वैसे ही मेरा इंट्रोडक्शन बड़ा अच्छा करवा दिया, थैंक यू। और उसमें सिलसिला यू डिज़र्व। थैंक यू वेरी मच। ओके, तो सिलसिला ये है कि 13 ईयर एक्सपीरियंस के अंदर जो मेरा स्टार्ट आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मैं एज़ अ ग्राफिक डिज़ाइनर ही आया था। हुँ, और उसके बाद मुझे अपने आप को अपग्रेड मार्केट की वजह से नहीं करना पड़ा, मुझे अपने अपग्रेड शौक की वजह से करना पड़ा, क्योंकि स्टार्टिंग से ही मुझे स्केचिंग का और ड्राइंग का, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक था। फिर मेरी कुछ एजुकेशन भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी हो गई कि मुझे टेक्निकल ड्राइंग्स के अंदर ऑटोमेटिकली के तौर पे मेरा सब्जेक्ट बन गया। अच्छा, तो माशाल्लाह। ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग से फिर मैंने अपने आप को सीजी आर्टिस्ट, यानी कि उस वक़्त तो सीजी आर्टिस्ट की टर्म नहीं चलती थी, मैं 3D में ले आया, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है? तो जब मैं 3D में ले आया तो फिर मैं एक एड एजेंसीज़ के साथ कनेक्ट हो गया। इट्स अ वेरी पॉपुलर एड एजेंसी इन लाहौर। तो मैंने बहुत बड़े-बड़े क्लाइंट्स के साथ मैंने काम किया एज़ अ थर्ड पार्टी। नहीं, माशाल्लाह मैंने आपका काम वाक़ई देखा पर्सनली सर, मैं सिर्फ़ इसलिए नहीं कि आप टीचर थे मेरी इस वजह पर्सनली मैंने आपका काम देखा, मुझे यकीन मानो कि मैं बहुत इंस्पायर हुआ। मैंने कोक के साथ काम किया है, यूनिलीवर के साथ माशाल्लाह। काम किया है, पेप्सी के साथ काम किया है, अच्छा, नेस्ले के साथ काम किया है और ज़बरदस्त। बड़ी-बड़ी इंटरनेशनल कंपनी आईसीआई माशाल्लाह के साथ सर, काम किया है। माशाल्लाह, मैंने माशाल्लाह। आईसीआई का जो स्टैंड बनाया था एक्सपो सेंटर, जो एक्सपो एग्ज़ीबिशन में एग्ज़िबिशन्स रखते हैं, होती हैं। एग्ज़ैक्टली, वो जो स्टॉल उस वक़्त बना था वो पाकिस्तान में लाहौर एक्सपो में वो सेकंड नंबर में आया था, अच्छा, उसकी पोज़ीशन माशाल्लाह। एज़ अ डिज़ाइन में। और जो कराची एक्सपो है वो उसमें फर्स्ट पोज़ीशन पे आया था। परफ़ेक्ट। मैं था, सलमान फ़याज़ थे, असद काज़ी था, हम सब लोगों ने मिलके, अब्दुल मुकीद साहब थे, फाइन आर्ट कम्युनिकेशन के साथ मैं काम कर रहा था उस वक़्त। दैट वाज़ अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस और बहुत कुछ मैंने एड एजेंसी में सीखा। हुँ, तो अगर किसी ने बहुत ज़्यादा फ़ास्टली लर्निंग करनी है तो मैं उसको रिकमेंड ये करता हूँ कि वो एक दफ़ा एड एजेंसी में लाज़मी जाए। लाज़मी जाए, 1-2 साल वहाँ पे काम करे, क्योंकि आपके पास मार्केट का ओपन एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा आता है। हुँ, फ़ॉरेन डिज़ाइन आना, फ़ॉरेन डिमांड आना, उस डिमांड में डिज़ाइन आना, सख्त डेडलाइन में काम सख्त का डेडलाइन में काम करना है। तो अब तक अल्हम्दुलिल्लाह आई एम कंप्लीट अ सीजी आर्टिस्ट। माशाल्लाह। और 2 इसमें फ़र्क होते हैं, सीजी और सीजीआई के अंदर एक डिफ़रेंस होता है। जी, प्लीज़ ये तो लाज़मी पता है कि तो ये सीजी और सीजेआई आर्टिस्ट क्योंकि मैं पर्सनली खुद जानता भी हूँ ना, वो सिर्फ़ एक वर्ड है सीजेआई आर्टिस्ट। मुझे पर्सनली खुद इसी के बारे में पता था कि सीजेआई आर्टिस्ट क्या होता है। ये सीजी टर्म क्या है इसके अंदर? प्लीज़ इन दोनों में फ़र्क तो बताएँ। अच्छा, ये सीजी टर्म है, ये कंप्यूटर ग्राफ़िक्स, इसमें सीजी आर्टिस्ट है, यानी कंप्यूटर ग्राफ़िक्स का जो आप इमेजिनरी। कर रहे होते हैं तो इसका एब्रिविएशन ये बनता है। इसके अंदर आपके पास 2D एंड 3D इन दोनों के टूल्स होते हैं। अब यहाँ पे हम जो टूल्स की बात कर रहे हैं वो आपके पास फ़ोटोशॉप भी है, इलस्ट्रेटर भी है, कोलोर ड्रॉ भी आप कह सकते हैं, व्हाटएवर जो भी आप 2D पे टूल यूज़ कर रहे हैं अपने ग्राफ़िक्स के। फिर आपने इसके अंदर साथ-साथ सीखना होता है अपने 3D के टूल्स को भी, जिसमें ब्लेंडर है, माया है, 3ds मैक्स है आपका, लूमियन है। लूमियन है, ठीक है? नहीं, लूमियन हम एज़ अ 3D मॉडलर नहीं कह सकते, वो एक जस्ट लाइक दैट यूनिटी, इट्स अ वेरी टेक्निकल टर्म। ओके, लूमियन आपका ये समझ लें कि ब्लॉक्स उसने बनाए हुए हैं, खैर वो बात किसी और तरफ चली जाएगी। ठीक है। तो ये 2 आपके पास मेन रास्ते होते हैं। तो आपने इसके अंदर कैरेक्टर मॉडलिंग कर सकते हैं, आर्किटेक्चर का काम कर सकते हैं, इसमें आप कुछ प्रॉप बना सकते हैं, आप अपनी गेमिंग की या आप अपनी फ़िल्म इंडस्ट्री की कुछ ना कुछ चीज़ें बना सकते हैं, गन वगैरह बना सकते हो, तो ये सीजी टर्म है। जो हुँ, सीजीआई है, इस ये आपका, फिर जब आप सीजीआई में आते हैं, ये चीज़ आपकी ऑटोमेटिकली जुड़ जाती है फ़िल्म इंडस्ट्री के साथ भी।
वीएफएक्स, यानी कि इसमें वीएफएक्स भी ऐड हो जाएगा, इसके अंदर आपकी एनिमेशन भी ऐड हो जाएगी, इसके अंदर आपकी हाइपर रियलिस्टिक कैरेक्टर्स भी ऐड हो जाते हैं। यानी कि आप एग्जांपल है कि आप लोग एक रिसेंटली एक मूवी देखी होगी जेनेसिस, बिल्कुल। वो जो टर्मिनेटर जो बनाई थी, तो वो जो आउटलाइन आपको नज़र आ रहा था, तो वो ज़ाहिर है वो तो नहीं ना होगा। तो वो जो कंप्लीटली जो बना रहे होते हैं उसके बैक एंड में जो हाइपर रियलिस्टिक कैरेक्टर होते हैं वो सीजीआई के टर्म में आ जाते हैं, ठीक है? तो ये डिफरेंस होता है इसमें। सर मुझे ये तो बताएं ज़रा, आप जैसा कि इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, आप मुझसे बेहतर समझते हैं, पाकिस्तान की जो गेमिंग इंडस्ट्री है ये किस तरफ जा रही है और इसका मुस्तकबिल क्या है? पाकिस्तान गेमिंग इंडस्ट्री अपने फ्यूचर में बहुत ज़्यादा अर्न कर सकती है, बहुत अच्छी ग्रोथ ले सकती है, लेकिन ज़ाहिर है उसके बेंचमार्क को क्लियर करते हुए, यानी कि जब तक वो उसके क्वालिटी के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर, मार्केटिंग के ऊपर बेहतर अंदाज से, या गेम डिज़ाइन के ऊपर जब तक वो बेहतर अंदाज से काम नहीं करेगी, तो मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त तक ये गेमिंग इंडस्ट्री, अभी सिर्फ हम मोबाइल में हैं, तो मोबाइल गेमिंग इंडस्ट्री पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ नहीं करेगी अगर वो इन चीज़ों को इम्प्रूव नहीं करेंगे। अगर वो कर लेंगे तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होगी और वो बहुत ज़्यादा बिजनेस करेंगे। देखें अच्छा। अभी भी अगर आप किसी गेम में देखें तो गॉड ऑफ वॉर आती है तो एक उसकी ख़ास ऑडियंस है, बिल्कुल। तो लोग उसे डाउनलोड करते हैं। स्टीम में अगर आप जाएं तो कोई भी गेम अगर पॉपुलर हो रही है, चाहे उसे यूट्यूबर्स उसको पॉपुलर कर रहे हैं या उसकी पॉपुलैरिटी को बढ़ा रहे हैं, तो गेम में एक अच्छा गेम डिज़ाइन हो, एक अच्छा गेम आर्ट हो, एक अच्छी गेम डेवलपमेंट हो, तो ऑटोमेटिकली कि वहाँ पर यूज़र आपका इंगेज होगा और वो उसको खेलेगा और उसकी कोई ना कोई अगली कॉपी को लाजमी वेट कर रहा होगा, ठीक है? बिल्कुल, वो सीरीज़ में। एग्जैक्टली ठीक है। लेकिन अगर नहीं होगा तो फिर ऑब्वियसली जैसे कि मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दी थी स्किल टीचर की, बिल्कुल। अच्छी गेम है, हर कोई इंस्टॉल कर रहा है, ठीक है? उस जैसी बहुत सारी गेम्स आई हैं, लाखों गेम्स आई हैं, बल्कि मिलियंस में आई हैं गेम्स, उसकी कॉपी उसके रेप्लिका आई है, लोगों ने निकालने की कोशिश की है, वो लोग क्यों नहीं कामयाब हुए, ठीक है ना? जो या पहले आ और गया हाँ, जिसने यूनिक आइडिया दिया वो कामयाब हो गया। एग्जैक्टली और उसी कैटेगरी की और भी गेम्स हैं हॉरर सीरीज़ के अंदर, जैसे एग्जांपल है फाइव नाइट ऑफ फ्राइडेज जो थी, ठीक है ना? फ्राइडीज की वो बिल्कुल। अब वो भी पॉपुलर हुई है, और भी बहुत सारी गेम्स ऐसी हैं जो स्टीम में पॉपुलर हैं, ठीक है? तो कुछ कैटेगरीज की जो गेम्स होती हैं वो पॉपुलैरिटी गेन करती हैं अपनी, लेकिन मेन पॉइंट मेरा यही है कि आपको अपनी टीम पर भरोसा करना पड़ेगा, आपको अपनी टीम के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा अच्छा सर, मेरा ना एक वाकई एक पेन पॉइंट वाला एक सवाल है, जी जी और मैं इस पर सोचता भी हूँ कि यार ये मेरे लिए भी पर्सनली है कि हमारे ना माशरे में पेरेंट्स अपने बच्चों को ना गेम खेलने से ना बहुत हिचकिचाते देखते हैं। तो पेरेंट्स को ऐसा क्या करना चाहिए कि वो हिचकिचाए भी ना? अगर आप बच्चा गेम खेल रहा है तो उसको कौन सी ऐसी गेम है जो खिलानी चाहिए अपने बच्चों को, जिससे उनका, क्योंकि गेमिंग से एक चीज़ तो इसमें यह है कि गेम्स के अंदर ना एक पैटर्न होता है हर गेम के अंदर, और उस बंदा जब गेम खेलता है तो उसके आईक्यू पे बड़ा बहुत फ़र्क आता है। तो एक तो वो कौन से ऐसे सॉल्यूशंस हैं कि माँ बाप इस चीज़ को सपोर्ट करें, क्योंकि हमारे माशरे में इन चीज़ों को ज़्यादा अच्छा नहीं समझा जाता कि गेमिंग को या एंटरटेनमेंट वाले काम, वो समझते हैं बस ये टाइम पास है। तो ऐसे वो कौन से चीज़ें हैं कि जिनसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, हम अपने पेरेंट्स भी इस चीज़ को अप्रिशिएट करें, और बच्चों को भी ऐसे कौन सी गेमें हैं जो पेरेंट्स खुद सपोर्ट करके उनको खिलवाएं? किसी भी चीज़ को आप उसकी मुकर्ररा हद से ज़्यादा यूज़ करने के लिए इस्तेमाल करेंगे ना, कोई भी चीज़ हो उसको हद से ज़्यादा इस्तेमाल आप करेंगे ना, वो चीज़ नुकसान पहुँचाएगी, बिल्कुल। ठीक है? आप रोज़ाना एक पैनाडोल खाना शुरू कर दें, क्या होगा आपके साथ? एट द एंड आप ठीक हो गया? कॉन्सिक्वेंसेस तो होंगे। ऑब्वियसली, ठीक है? मेडिकली तौर पर आप रोज़ाना एक ही चीज़ को देखना शुरू कर दें, एक ही टाइप का, ये बिल्कुल। साइकोलॉजिकली तौर पे भी ये चीज़ें आपको ऊपर इफ़ेक्ट करती हैं। हम्म। गेम्स का एक टाइम मुकर्रर करवाएँ, घर पे ही खेले बच्चा, बाहर ना जाए बाहर ना जाएँ। किसी देखें कैफे में माँ-बाप वैसे। की, मैंने ज़्यादातर ये देखा है कि माँ-बाप गेमिंग से मना नहीं करते, वीडियो गेम्स में जाने से मना करते हैं। क्योंकि देखिए आप भी अडल्ट हैं और हम भी अडल्ट हैं, वहाँ पर डेफिनेट। हर कैटेगरी का बच्चा आया हुआ होता है। फिर जिस तरह की लैंग्वेजेस यूज़ हो रही होती हैं उसकी वजह से फिर वो बच्चा होता है, क्योंकि वो नई चीज़ें सीख के घर आके जब वो इम्प्लीमेंट करता है तो फिर वालिदैन सरप्राइज़ होते हैं कि ये लफ्ज़ इसने कहाँ से सीख कहाँ से लिया। सीख के आया? ये तो बड़े सरप्राइज़ली होता है, वो फिर बच्चा मार भी खाता है इस चीज़ में। फिर वो गेमों में जाना बंद हो जाता है उसका, ठीक है? फिर वो दिल तो उसको हम समझ आ जाती है कि भाई अब मार एग्ज़ैक्टली पड़नी है अगर मैंने मार गेम पड़नी खेली है, तो। तो वो फिर वो
वो यहाँ पे फिर उसका जो है ना एक बैड जर्नी स्टार्ट होती है, वो चोरी भी करता है, वो झूठ बोलना भी सीखता है, क्योंकि उसके माइंड में एक चीज़ फंस गई है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अब तो बहुत ही आसान हो गया, 15 से 10,000 के अंदर अब आप चले जाएं, यहाँ पे ईशा से थोड़ा सा आगे जाएं, एक छोटी सी मार्केट है, वो आपको 10,000 में एक ऐसा पीसी बना के दे देंगे कि आप घर में उसको यूज़ करें। उसके अंदर 5,000 समथिंग गेम्स होती हैं, वो आप बच्चे को घर ला के दे दें, टाइम सेट करें, वो बच्चा मोबाइल में भी तो देख रहा है ना गेम, ठीक है। बिल्कुल। लेकिन जाहिर है हर कैटेगरी एक अलग होती है, और उसमें जो पेरेंट्स के हवाले से मैं ये कहूँगा कि इनको चाहिए कि थोड़ा सपोर्टिंग रोल के अंदर आएँ और अपने बच्चों को थोड़ा इस मामले में सपोर्ट करें, और बच्चों को भी नहीं चाहिए कि वो इस चीज़ को छुपाना शुरू करें, ठीक है। पेरेंट्स किसी भी बुरी चीज़ को नहीं मना करते, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी माशरे के अंदर उनकी, वो कहते हैं ना, बद अच्छा बदनाम बुरा, नेगेटिव साइड होती वो है। ज़्यादा रासिख हो जाती हैं, ठीक है ना। तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, क्योंकि उनको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। लेकिन जो बच्चे होते हैं उनको कुछ ज़्यादा इसलिए पता होता है क्योंकि वो आए दिन गलियों में भी खेलते हैं, दोस्तों के साथ भी फिरते हैं, तो उनकी सोशल कम्युनिटी थोड़ी सी घर वालों से ज़्यादा होती है। तो पर्सनली मैं ये एडवाइस करूँगा कि आप अपने बच्चों को कुछ ऐसी चीज़ें ला के दें, यानी कि अगर आपके पास 3 से 4 साल का बच्चा है, तो अगर वो गेम में थोड़ा-सा इंटरेस्ट हो रहा है, तो उसको लेगोज़ ला के दें आप। उसको वो जो सिंपल गेम्स होती हैं, जो लाइक लेगोज़ है, या इसके अलावा रिंग गेम है, फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं। पेरेंट्स को भी मैं ये कहूँगा कि उनके साथ लगें आप थोड़ा-सा, ठीक है? कि आप उनको कुछ वो टाइम नहीं दे रखें, पाते। टाइमिंग आप दें इनको, ठीक है? क्योंकि देखें बच्चा जो है वो ज़ाहिर है उसने ना स्कूल जाना ना कहीं जाना, उसने आपसे ही टाइम लेना है। जब आप टाइम नहीं देंगे फिर उससे बाहर जाना है। फिर बाहर से यार फिर दोस्त वो बनेंगे। बाहर से यार दोस्त बनेंगे, फिर आप कहेंगे वो बच्चा अच्छा नहीं है, तुम उसके साथ बैठोगे नहीं। तो फिर आप क्या कर रहे थे? ठीक है? तो आपको टाइम देना पड़ेगा, चाहे 1 घंटा दें, चाहे 2 घंटे दें, ठीक है? और क्योंकि दुनिया के साथ चलाना है ना, तो ये इट्स अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड, बुरी चीज़ नहीं है। आप उनको, अब तो ऐसी इतनी अच्छी गेम्स आ गई हैं कि मेरे एक दोस्त हैं दाऊद ज़ैदी साहब, वो अब जर्मनी चले गए हैं, ठीक है? उन्होंने मुझे दिखाई थी, उन्होंने कहा, अली भाई आप ये देखें, अगर किसी ने कोडिंग सीखनी है, डेवलपमेंट सीखनी है, तो वो ये वाली गेम सीखे। मैंने कहा अच्छा, उसके अंदर फंक्शंस बताए हुए हैं, उसके अंदर लूप बताए हुए हैं, उसके अंदर हर चीज़ बताई हुई है। गेमिंग के थ्रू लर्निंग गेमिंग करवाई के है। थ्रू प्रोग्रामिंग सीख रहा है बच्चा गेम खेल-खेल के। आप बिलीव नहीं करेंगे, रिसेंटली अभी मुझे जिस बंदे ने नहीं, जिस बच्चे ने मुझे हायर किया है अपवर्क में, वो एक 14 साल का बच्चा है। 14 साल के बच्चे ने? वो मुझसे क्या कर, वो रोब्लॉक्स से गेम बनवा रहा है मुझसे। 14 साल का बच्चा? 14 साल का बच्चा। और हमारे यहाँ 14 साल के बच्चे की हालत हम देख लें ना, वो इतना प्रोफेशनल हो के मुझसे बच्चा बात कर, पहले तो मुझे लगा कि शायद मजाक कर ऐसे मजाक हो गया, लेकिन जब मेरी उससे मीटिंग हुई है, गूगल मीट हुआ है, तो मैं आई वॉज रियली सरप्राइज कि यार ये बच्चा ही है। तो मैंने, जाहिर है क्योंकि प्रोफेशनल था, तो प्रोफेशनल तौर पे व्हाट यू कैन डू फॉर मी इन गेम डिज़ाइन, उसने मुझे ओबीबी का सारा प्लेटफॉर्म बताया। उसने कहा तो आपकी जो है, वो बनवा आप रहा है, डिजाइन करवा रहा है। असल में रोब्लॉक्स जो हाँ। गेम जिसमें बच्चे आज, हाँ। जो अमेरिका में तो ओवरऑल वर्ल्ड वाइड में माइनक्राफ्ट चलती है, बिल्कुल। इस वक्त जो रोब्लॉक्स वो मोबाइल प्लेटफॉर्म में भी है और पीसी प्लेटफॉर्म में भी है। तो वो आपसे डिजाइन बनवा रहा है कि डेवलपमेंट भी करवा रहा है? उसमें आप हर चीज़ कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है ना। उसमें ऑलरेडी आपको प्लेटफॉर्म दे दिया जाता है, उनके हाँ, अपने इंजन होता ठीक है, है। उसी के अंदर डायरेक्ट आपके सर्वर के साथ कनेक्टेड होता है। जैसे यूनिटी है ना, यूनिटी के अंदर आपने अपनी हर चीज़ को पहले देखना है, उसके बाद आप टेस्ट कर सकते हैं। यानी कि वैसे तो टेस्टिंग आपकी एपीके निकल आती है, अपनी डिवाइस में आप कर सकते हैं, लेकिन रोब्लॉक्स में ऐसा नहीं होता। रोब्लॉक्स के अंदर जितने भी एसेट्स हैं उनकी अपनी ही मार्केट से मिलते हैं, अपनी लाइब्रेरी। हाँ जी, आप जितनी गेम बना ली है वो लाइव रहती है, जब तक आप लाइव नहीं कर लेते हो। आपने एक बटन दबाना है, वो लाइव हो जाती है। ठीक है। ठीक है, जो बच्चे रोब्लॉक्स खेल रहे हैं उनको ये बात पता होगी, ठीक है। ठीक है। आपने, वो मुझसे गेम डिज़ाइन करवा रहा है, पूरा एक उसने एनवायरनमेंट बनवाना है, उसने मेरे साथ शेयर कर दिया, और उसने ये बताया कि इसमें ये थीम होगा, ये डॉल्स होंगी, ये चीज़ होगी, ये एनिमेशन आपको सारी डिस्क्रिप्शन उसने मुझे दे दिया। उसको अपना विजन क्लियर है कि मुझे क्या बनवाना है। हाँ जी, इवन कि उससे मेरे साथ ये भी डिस्कस किया है कि अगर मैं ये करूँगा और इतने लेवल रखूँगा तो इतना मेरा गेम प्ले बन जाएगा, और जब ये गेम प्ले मेरा बन जाएगा, मतलब मैं आम ज़बान में समझा रहा हूँ, तो मुझे ना इतने रोबॉक्स मिल जाएंगे, रोबक्स। अब ठीक है। रोबक्स क्या चीज़ है? रोबक्स वो करेंसी है जिससे आप अपनी अर्निंग करते हैं रोबक्स के अंदर। जैसे अगर आप पबजी खेलते हैं तो उसमें यूसी होता है, बिल्कुल, ठीक है ना। यूसी यूसी आपको पैसे दे के ही मिलती है करेंसी। 3 तरह की करेंसी होती है ना, आपकी इन गेम करेंसी होती है, एक होती है आपने आउटसाइड से खरीदनी होती है। तो वो कहता है मुझे इतने इतने रोबॉक्स के अंदर ये कैरेक्टर भी रखना है, ठीक है। उसने एक एक चीज़ मुझे बताई है, और ये कौन बता रहा है? 14 साल का 14 बच्चा, साल का बच्चा जो कनाडा के अंदर बैठा हुआ है,
और यहाँ पर हमारे यहाँ किसी को अगर हम बात करें ना प्रोफेशनली, तो उसको गेम डिज़ाइन समझाते ही समझाते अरसा बीत जाता है। अरसा बीत जाता है, उसको यही नहीं पता लगता कि ये लेवल मेरा क्यों चोक हो रहा है। इवन कि उस बच्चे ने मुझे ये तक बताया कि ये लेवल कहाँ कहाँ पे चोक हो सकता है। कमाल है, ठीक है, अमेजिंग। और उसके पेरेंट्स ने ना उसको डांटा, उसके पेरेंट्स ने ना उसको मारा। क्यों? क्योंकि वो अपनी उसी अर्निंग से और हाल वहाँ का बोल तो और सारी हाल स्कॉलरशिप हाल चलती है। हालांकि यूरोप जैसे और अमेरिका कनाडा मुल्कों में जो ये 18 साल वाला एज फैक्टर है बच्चों के लिए बड़ा सख्त होता है। बड़ा सख्त होता है। हम तो इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन वो फिर भी 14 साल का बच्चा इतना ओपनली आपके साथ डिस्कशन कर रहा है, उसके पेरेंट कितने सपोर्टिव आप होते हैं। ये देखें कि वो ओपनली डिस्कशन करना, उसको बिजनेस डीलिंग करनी आती है। 14 साल की उम्र में वो सीख चुका है इस आप चीज को। टेक्निकली, मैं सारी बात को हमारे समराइज यहाँ करूं, एमबीए करके भी लोगों को बिजनेस कम्युनिकेशन नहीं आती। और ये उसी वक्त आया जब उसने खुद गेम खेली है। एग्जैक्टली उसने 8 साल से तो शुरू किया होगा। डेफिनेटली। 8 साल की एज से उसने अगर गेम शुरू की है, तो अब इतनी गेम खेली कि अब उसको डायरेक्शन आ गई है कि मैंने गेम बनानी कैसे है। वही प्रॉब्लम जो मैंने स्टार्ट में आपके साथ डिस्कस की थी कि गेम से सारी ज़िंदगी आपके वालिदैन मना करते हैं। जब आप गेम इंडस्ट्री में सीवी देते हैं और आपसे ये पूछा जाता है कि आपने कौन कौन सी गेम खेली है, और आप कहेंगे मैंने कोई गेम नहीं खेली है, तो फिर अब आप बताएं कि आप ना गेम डिज़ाइनिंग आएगी, ना गेम डेवलपमेंट आएगी, ना गेम इकोनॉमी का पता होगा, ना गेम यूआई का ना पता उसके होगा, मॉडल का पता ना उसको चलेगा। मॉडल का पता होगा, ना उसके बिजनेस मॉडल का पता लगेगा। आप वही सिर्फ इतने की लकीर के फकीर हो कि बस आपको एक लिख के दे आप दिया, या यू आर ब्लाइंड। ये लाइन यहाँ से यहाँ पहुंचानी है और ऐसे पहुंचानी है, तब आप कर लोगे। अब अदरवाइज आप अपने आप से गेमिंग इंडस्ट्री में कुछ नहीं कर पाओगे। अब मेरे पास 2 एम्प्लॉय थे वहाँ पर, मेरे साथ जो कुलीग थे। एक प्रॉपर गेमर था जो डेवलपर था, और एक वो था जिसने गेमिंग सीखी थी, यानी कि डेवलपमेंट में सीख लिया था, जूनियर हायर, और वो एक एक करके उसने चेक पॉइंट अपने क्लियर किए थे उसकी। और वो जो गेमर था डेवलपर, उसकी, उन दोनों की टेक्निकल लैंग्वेज में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। गेम एंगेजमेंट क्या होती है, हुक पॉइंट्स क्या होते हैं, यूज़र को कहाँ ठहराना है, वोल्केन टेक्नोलॉजी कहाँ यूज़ होती है, वोल्केन कहाँ नहीं यूज़ होती, अनरियल के अंदर और यूनिटी के अंदर क्या डिफरेंस है। बिल्कुल। ठीक है, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं, कौन से डेवलपमेंट पॉइंट्स ऐसे हैं जो हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, कौन से ऐड नहीं कर सकते, कौन सी इकॉनमी अप्लाई होगी, कौन सी नहीं होगी। उन दोनों में बड़ा फ़र्क अक्सर तो ये होता है, देखते हैं अप्लाई करके। और जो गेमर था, चल गया तो चल गया, और हाँ, ठीक है। गेमर था, वो जवाब देता था। क्यों? क्योंकि वो गेमर था। तो जो बंदा जब तक खुद इंटरेस्ट लेके वो काम नहीं करेगा, वो नहीं बन सकता वो। मेरा जो सबसे बड़ा पेन पॉइंट है ना, वो ये क्वेश्चन है। ये पेन पॉइंट भी ऐसा है कि ये लोगों के साथ हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद कुछ लोगों की ज़िंदगी में तो ये रोज़ ये स्कैम होता रहता है। गेमिंग में एक तो ये क्रिप्टो करेंसी वाले आज तक मेरी समझ से बाहर है। गेमिंग में और ये क्रिप्टो में रोज़ फ्रॉड होते हैं, और एक अभी रिसेंटली एक हाईलाइट भी हुआ पड़ा है, और ये चलते रहते हैं। ये हफ्ते बाद 10 दिन बाद कोई ना कोई नया स्कैंडल आ रहा होता है। लोगों की जमा पूंजियाँ इसमें उजड़ जाती हैं क्रिप्टो के अंदर। लोग अपना, मतलब वो उसने कहा यार मैंने 30 रुपये से मैंने 250 कमा लिया, बैटिंग ऐप्स होती हैं, लोग अपना पैसा बगैर सोचे समझे बर्बाद कर देते हैं। और इसमें जो सच 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 तो ये है कि जो पैसा कमाता है वो एक सिर्फ बहुत ना ऊपर का एक थोड़ा सा एक छोटा सा ग्रुप होता है, वही प्रॉफिट कमाता है, बाकी सब डूबता है। लोगों की इन्वेस्टमेंट डूबती है, लेकिन लोग फिर भी बाज नहीं आते। ये गेमिंग में ये क्रिप्टो और ये टेलीग्राम जैसे ये प्लेटफॉर्म, ये क्या है, इनके बारे में थोड़ा बताएं। ये होती है पॉन्जी स्कीम्स जिसको कहा जाता है। ठीक है, इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। सबसे पहले मैं देखें, एक चीज़ होती है, आपको ना उसकी किसी भी फील्ड को समझने के लिए मैंने बताया था कि उसकी डेप्थ को आपको थोड़ा समझना पड़ता है। वो हम समझते हैं। हाँ जी, एग्जांपल ये है कि शाह आलम मार्केट है हमारे पास, या हाल रोड है, वहाँ पे लोग करोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप 1 करोड़ रुपए लगाएं वहाँ पर, और आपको लॉस हो जाता है, लेकिन आपको ये भी तो नजर आ रहा है दूसरों का प्रॉफिट हो रहा है, तो वहाँ गलत प्रॉफिट आपका तभी हुआ है ना जब किसी का जब आप करोड़ों काम डूबा है। जब आप काम नहीं जानते। हाँ, ठीक हो गया, या आप उसके बिजनेस मॉडल को नहीं जानते, तब लॉस है। हाँ जी। पाकिस्तान में क्रिप्टो इलीगल है, लीगलाइज नहीं हुई। इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई गलत इनकम है, नहीं, वो एक गवर्नमेंट ने उसे डॉक्यूमेंट नहीं वो किया। डॉक्यूमेंटेशन में नहीं लेके आए। देखिए, क्रिप्टो जो है ना, क्रिप्टो एक डिजिटल करेंसी है। इसकी बहुत सारी कैटेगरी है। एक होता है कॉइन, एक होता है टोकन। ये 2 अलग अलग चीजें होती हैं। ये टोकन वाला तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा स्कैम है। मैं आपको बताता हूँ स्कैम क्या होता है और कहाँ होता है। ठीक है। थोड़ा सा अगर आप इसको समझें ना, ताकि और भी ऑडियंस है, मैं ये चाहता हूँ कि उनको पता लगे। कॉइन खुद एक करेंसी होती है, कॉइन एक खुद जैसे करेंसी बिटकॉइन है।
सोलाना है, ये सारी चीज़ें, ये क्या है, ये खुद एक करेंसी होती है। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि मैं प्रमोट कर रहा हूँ। ये उन लोगों को मैं मना करूँगा जो इस काम को नहीं जानते, ठीक है? दूर ही रहे। जैसे क्रूड ऑयल है, आपको नहीं पता कि पेट्रोल कैसे आता है और कैसे नहीं आता, आप स्टॉक एक्सचेंज में जाके उसके ऊपर पैसा लगाते हो। वहाँ पे ब्रोकर्स बैठे हुए होते हैं और उसके बाद वो बताते हैं कि आप कहाँ आपने इन्वेस्ट करना है। इसको कहते हैं ट्रेडिंग करना। बिल्कुल। क्रिप्टो में भी ट्रेडिंग होती है। तो अब इसका मतलब है कि खुद आप ट्रेडिंग करेंगे तो नुकसान होगा। लेकिन मैं अलाउ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान में इलीगल है। मैं सिर्फ ये समझा रहा हूँ ताकि वो लोग जो अननोन है उनको थोड़ी अवेयरनेस मिले, ठीक है? ताकि अपनी जमा पूंजी जो थोड़ी बहुत वो ना लगाएं उस पे, ठीक है? आपको हर कोई कहेगा कि अच्छा, अब जो कह रहा होता है ना उसने अपना पैसा नहीं लगाया होता है, वो आपका लगवाएगा। सर ये बिल्कुल उसी तरह है कि कभी आपने किसी कसीने के हाँ। मालिक को जुआ खेलते देखा नहीं है? देखा, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पे 2 नंबरी होती है। हाँ। ठीक है ना? क्रिप्टो कॉइन एक अलग चीज़ है और टोकन एक अलग चीज़ है, लेकिन ये एक ही चेन में काम करते हैं। इनकी कैटेगरी एक ही है, यानी कि उनकी जो मेन स्कूल है वो एक ही है जहाँ ठीक से है। ये लोग आते हैं, ठीक है? कॉइन खुद एक करेंसी होती है, बिल्कुल। यानी कि 1000 रुपए का एक नोट है, वो खुद एक करेंसी है। वो मैं कहीं पे भी जाऊँ, मैं ज्वेलरी शॉप में चले जाऊँ, मैं फ्रूट वाले के पास चले जाऊँ, मैं बेकरी में चले जाऊँ, वो चलेगा क्योंकि वो करेंसी है, ठीक है? अब टोकन को थोड़ा आपने समझना है। टोकन क्या ठीक चीज़ है। है, ठीक है? टोकन ये है कि मैं फ़र्ज़ करें, एग्ज़ाम्पल है कि मैं जाता हूँ मिठाई वाली दुकान पे या मैं किसी बेकरी में जाता हूँ। एग्ज़ाम्पल हम बेकरी ले लेते हैं, ठीक है? बेकरी में मैं कहता हूँ कि यार ये मुझे ब्रेड दे दो। जो वहाँ पे कस्टमर, वो जो काउंटर पे जो बंदा बैठा है, वो कहता है कि आपने कैश यहाँ नहीं देना, आप पहले ब्रेड का टोकन लेके आएँ। वो जो पर्ची देते हैं। हाँ, मैं काउंटर में जाऊँगा, मैं वहाँ पे 220 रुपीज़ दूँगा, वो मुझे एक टोकन जनरेट करके दे देगा, वो टोकन मैं दूँगा उस काउंटर वाले को और वो मुझे ब्रेड दे देगा। ये चीज़ समझ में आ गई आपको? बिल्कुल। तो उस टोकन की वैल्यू क्या थी उस वक़्त? 220 रुपीज़। बिल्कुल। अब वो फ़र्ज़ करें एक कैटेगरी की एक आपके पास बेकरी का नाम है, ठीक है? वहाँ से मैं जाता हूँ वही टोकन लेके और मैं उसके सामने वाली बेकरी में वो चलाने की कोशिश करूँगा, वो चलेगा? नहीं चलेगा। क्योंकि वो टोकन उनकी कंपनी के अंदर चल सकता है। बाहर नहीं चलेगा। वो वहाँ के लोग ट्रेड करेंगे आपस में। हम्म। अब एग्ज़ाम्पल है कि मैं कहता हूँ मैंने नहीं लेनी मैं अब टोकन तो ले बैठा हूँ, लेकिन मैं ब्रेड नहीं लेना चाहता। ये टोकन वापस आप आ जाते हैं मेरे पास, आप कहते हैं मुझे तो ब्रेड चाहिए, तो मैं कहता हूँ यार टोकन मैंने अभी लिया 200 मुझे दे दो, आप ये टोकन आप मुझसे ले लो। ये है टोकन क्रिप्टो के अंदर। जो स्पेसिफिक कंपनी जो टोकन लॉन्च करती है वो उन्हीं के लोग ट्रेड करते हैं और उन्हीं के लोग खरीदते हैं। और जबकि आपकी जो कॉइन है वो सब में एक्सेप्टेबल है। एग्जैक्टली। टोकन सिर्फ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। हाँ जी, वो विद इन। और ये जो टेलीग्राम ऐप है, ये जो लोग यूज़ कर रहे हैं, मैं मेरा सलाम है इन लोगों को कि ये वाकई एक ऐसा काम है कि ये बैठे बैठे इन्होंने काफ़ी सारे मोबाइल ऑक्यूपाई किए हुए हैं। दिन भर वो अपना मोबाइल हिलाते हैं, झुलाते हैं और उसके बाद हर 3 घंटे 4 घंटे के बाद वो करते हैं। 6 महीने के बाद इनके पास 75 रुपए आते हैं। इस 75 रुपए से आप क्या कर सकते हैं? आप दुबई जा सकते हैं, आपका वहाँ वीज़ा लग सकता है, लास वेगास के अंदर आप एक रात गुज़ार सकते हैं। पाकिस्तान का कर्जा पाकिस्तान का कर्ज़ा उतर सकता है। वो 75 रुपए इतनी अहमियत रखते हैं, वो चीज़ जो 6 महीने तक एक ऐप ने आपको एंगेज रखा। हकीकत है सर, वो ठीक है ना? ये तो इसलिए वो बेचारे बड़े चुन्नू-मुन्नू से बेचारे बच्चे होते हैं, तो ये 75 रुपए पता नहीं उनको मिलते भी कि नहीं मिलते हैं। जब वो इसको विथड्रॉ करवाने की कोशिश करते हैं, तो उनके अकाउंट भी ब्लॉक होते हैं क्योंकि पाकिस्तान में लीगलाइज़ नहीं है और वो टोकन मिलते हैं वहाँ पर, ठीक है? ये टोकन आ गया, वो टोकन आ गया, इसका और वो टोकन खुश आ होते गया, हैं वो हमें टोकन। फलानी हाँ जी, जगह का मैं किसी टोकन मिल स्पेसिफिक टोकन का नाम नहीं लूँगा, गया। ये लेकिन देख जेनेरिक बात है। जेनेरिक हाँ। वो बंदा घुसे जिसको इस चीज़ का पता है। जैसे ट्रेडिंग हो गई, अभी मेरे रिसेंटली मेरे एक कोलीग है, उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरा बेटा ट्रेडिंग के अंदर आना चाह रहा है, तो मैंने उसको क्लियर एक ट्रांसपेरेंट मैंने चीज़ दिखाई। मैंने वो बातें भी बताई कि हाँ, आप 250 लगा के 25,000 कमा सकते हैं और आप 25,000 लगा के अपनी प्रोफाइल को 64 रुपए में भी लेके आ सकते हैं, ठीक है ना? लेकिन वो क्यों आएगी? तुम्हारे दोस्त के तो लग गए, आपने उसका देखा? अभी एक पाकिस्तान की नामवर शख्सियत इस वक्त एफआईए के अंडर हुए हैं, उनको एयरपोर्ट से पकड़ा गया है। बैटिंग ऐप में। खुद तुमने पैसे लगाए थे उसमें नहीं। जिसको आप प्रमोट कर रहे हो? नहीं। ठीक है, अभी 6 और नाम है, मैं नाम नहीं लूंगा, जिनको अभी पकड़ना है और जो पकड़े जाएंगे हो सकता है उनको इंटरपोल भी शामिल करना पड़े। रेड लिस्ट में डाल एग्जैक्टली, वो रेड लिस्ट में आ गए। ये जो जितनी भी बैटिंग ऐप है, जो प्रमोशन जो कर रहे हैं कि पापा पापा मैंने गाड़ी लेनी है, लो जी, अच्छा बेटा ये गेम खेलो अभी गाड़ी आ जाएगी, लो जी, तुम्हें आई है? लोगों को और जो लालच है ना, एक रातों रात अमीर बनाने वाला। मैं ये समझता हूँ कि इसके अंदर जो हमारी गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा कसूर है।
जब आप बेरोजगारी ही इतनी ज़्यादा दे देंगे, इतनी ज़्यादा आप पाकिस्तान में महंगाई कर देंगे, तो हर किसी का दिल चाहता है कि कम से कम कोई एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम तो होना चाहिए ना। प्लान बी सब ठीक है, ढूंढते हैं। यहाँ थोड़ी सी ज़्यादा हमारे पास इनकम आती है, बिजली का बिल ज़्यादा आ जाता है। 200 से ऊपर यूनिट क्यों? हाँ जी, ठीक है, और बड़े बैलेंस आते हैं, ठीक है, बड़ा बैलेंस रखा हुआ होता है, आप जज ही नहीं कर सकते हो। ये ठीक है, मीटर चेंज कर दिया, वो छोड़े, जो वो भी एक इस अलग, तरह की हाँ, वो एक लोग अलग मैनेज करते हैं। तो इसमें अवाम का भी कसूर नहीं है। एक भरे पेट का शेर क्यों शिकार करेगा? ठीक है, हकीकत। तो जब आप खुशहाल हो, आप अपने बच्चे को लेके जा रहे हो, तो आप इस तरह की पॉन्जी स्कीम में नहीं फंसते हो। आपको पता है कि अल्लाह ताला ने बिजनेस का और ट्रेडिंग का एक नेचर दिया है, उसी नेचर में रखो आप। बिल्कुल। गेमिंग से पैसा कमाया जा सकता है, क्यों नहीं कमाया जा सकता? आप रोब्लॉक्स के अंदर आए, आप एक अच्छे डेवलपर बने, एक छोटी सी टीम बनाए, एक अच्छा आइडिया लेके, स्ट्रीमर्स हैं, स्ट्रीम स्ट्रीमर्स करके हैं, आप आप कमाते हैं। गेम नहीं बना सकते, गेमिंग खेलें आप। खेल के आप पैसा कमा ठीक सकते है, हैं। एक बच्ची है, उसकी लाखों की इनकम है, ठीक है, वो सिर्फ गेम खेलती है, खुद ही रोब्लॉक्स में लेवल बनाती है ओबीबी का, ठीक है ना, ओबीबी वाई का ओबी लेवल बनाते और हैं। खासकर ये जो हमारे जो है ना हाउस वाइफ्स हैं, जो घरों में बैठी हैं औरतें, जो मतलब कुछ ऐसी होती हैं जो बाकी जो कुछ हम लोग कहते हैं यार ऑनलाइन कोई तरीका बता दो कब, लोग उनसे बेहतर है कि आप कम से कम इस तरह की साइट जैसे रोब्लॉक्स की आप बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल मतलब एक तो सेफ चीज़ है आपके लिए, और आपको कोई इधर उधर से कोई चीज़ लाने की या इंपोर्ट करने की इसमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपने विद इन द सिस्टम के अंदर ही रहना है और उधर ही फॉलो करना है, और उसी पे आप कंट्रोल अपना टाइम इन्वेस्ट करके और थोड़ी सी सोच समझ के आप इजीली उस पे कर सकते हो। दुनिया भी तो कर रही है, जैसे आपने अभी मिसाल दी उसकी, वो बच्चे की, बिल्कुल 14 साल के बच्चे की, जो कि आपको आपको हायर उसने कर रहा मुझे है। हायर किया है 34 ईयर के एक्सपीरियंस के, उसने मेरी प्रोफाइल पूरी पढ़ी है और उसके बाद उसने मुझे प्रोजेक्ट दिया है। अच्छा सर, मेरा आपसे एक बड़ा ना मासूमाना सा सवाल है। मैं लोगों के लिए खासकर मैं बहुत सारी ना वीडियोस भी बना चुका हूँ। अब लोगों को लगता है शायद मैं ताने दे रहा हूँ या उनको वो गरीबी का एहसास दिला रहा हूँ। मैं दरअसल काम कर रहा हूँ जो, क्योंकि गेमिंग मुझे पर्सनली पसंद है, तो मैं लोगों को सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि यार गेम आप एक सिर्फ टाइम का ज़ाया नहीं है, बल्कि आप इससे सोर्स ऑफ इनकम भी अपना बना सकते हो। तो लेकिन पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है उसमें इसको इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। हमारी गवर्नमेंट भी है, वो पॉलिसीज़ भी बनाती है, वो टेक पे तो बात करती है, लेकिन टेक से रिलेटेड हमारी खासकर गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर कोई वो इतनी कोई अहमियत नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि जो पाकिस्तान में जो गेमिंग इंडस्ट्री है उसकी अहमियत क्या है? देखिए, पाकिस्तान गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर जो गेम्स की अहमियत है, वो डिपेंड करता है कि आपके पास एम्प्लॉय और आपके पास नंबर ऑफ टीम क्या है। हम्म। गेमिंग एक ऐसा बिजनेस है जो जब से स्टार्ट हुई है, अगर किसी बिजनेस ने आज तक हमेशा प्रॉफिट किया वर्ल्ड वाइड, ठीक है, हम्म। तो वो जो वर्ल्ड वाइड उसने हमेशा प्रॉफिट किया वो गेमिंग की ही इंडस्ट्री है। अगर कोई चीज़ अपने आप को, यानी कि वो मशहूर हुई है ना, या वो बहुत ज़्यादा फेमस हुई है अपने एरिया में, या फिर लोगों की लोगों में लोगों में मकबूल जो हुई सबसे है। ज़्यादा मकबूल हुई है, वो गेमिंग की वजह से मकबूल हुई है। इसकी एग्जांपल मैं आपको दूंगा, खैर ये तो एक वो है, लेकिन जो सच सच बात यह है कि नोकिया 3300, पंजाबी में 3310, सब लोगों ने देखा होगा ना, वो मोबाइल अपने मोबाइल की वजह से इतना मशहूर नहीं हुआ जितना वो स्नेक वाली गेम, सांप सांप वाली वाली गेम। गेम, ठीक है ना, वो सांप वाली गेम से जो मशहूर हुआ है ना, वो उसकी वजह से मशहूर हुआ है। नोकिया 6600 वो आया ही गेमिंग की वजह से था, ठीक है। तो अच्छा। मेजॉरिटी जो प्रोडक्ट्स है ना आपकी गेमिंग की वजह से ज़्यादा पॉपुलर हुई हैं। अब आप फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भी देख लें, ठीक है, आपको अब बहुत सारी व्यूवर्स ऐसे हैं जिन्होंने इतनी ज़्यादा गेम्स खेल ली हैं कि वो अपने इन कैरेक्टर्स को एज अ मूवी कैरेक्टर में देखना चाहते हैं, ठीक है। द बिल्कुल। फाइव नाइट एट फ्राइडेज, ये भी एक गेम ही है जो बाद में पहले गेम बनी, उसके बाद ये मूवी बनी है। अनचार्टेड 4, अनचार्टेड भी आपकी पहले गेम ही थी बाद में, यानी कि इसका रोल है, यानी कि अगर किसी चीज़ की पॉपुलैरिटी सबसे ज़्यादा बढ़ रही है ना, तो वो गेमिंग की वजह से बढ़ रही है। अब हम बात करते हैं इसके बिजनेस की, कि बिल्कुल। पाकिस्तान के अंदर इसका बिजनेस, वर्ल्ड वाइड तो इसका बिजनेस बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान गेम इंडस्ट्री अभी सिर्फ मोबाइल में पॉपुलर हो रही है। गेम इंडस्ट्री जो आपकी है वो दो, अगर हम उसको देखें ना, दो हिस्सों में कैटेगराइज करें तो वो दो हिस्सों में है एज अ डिजिटल फॉर्म में। एक आपकी पीसी गेम आ जाती है, बिल्कुल। एक आपकी मोबाइल गेम आ जाती है। अब जो हमारी जो कंसोल बेस्ड गेम्स हैं, यानी कि पीसी गेम मैंने कह दिया, कंसोल बेस्ड गेम जो है, कंसोल में भी दो हैं आपके पास, एक पीसी है और एक आपके पास कंसोल आ जाते हैं, पीएस आ जाता है, माइक्रोसॉफ्ट का बिल्कुल। आपका एक्सबॉक्स आ जाता है, ठीक है। सो दैट इज थिंग। तो दैट अब इज ये देखा जाता है कि आप
की जो गेम है वो कौन से प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा मकबूल है मकबूल हो रही है या फेमस हो रही है, famous ठीक हो है। रही अब बहुत सारी मोबाइल गेम्स ऐसी हैं जिनके ऊपर अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट होती है। गेम के ऊपर जो होती है वो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होती है। आपके एम्प्लॉयज़ की सैलरीज होती हैं, सीजी आर्टिस्ट की सैलरीज होती हैं, डेवलपर्स की सैलरीज होती हैं, कंपनी के कुछ एक्सपेंस होते और एक हैं, कंप्लीटली प्रॉपर एक रिसर्च प्रॉपर होती एक है। रिसर्च होती है, एक बेहतरीन गेम डिज़ाइन होना चाहिए, ठीक है। जब तक बेहतरीन गेम डिज़ाइन नहीं होगा उस वक्त तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते हैं। तो जब ये चीज़ें आपकी ये इस इन्वेस्टमेंट के साथ और साथ में एक आपकी जो आईसीयू की मशीन चल रही होती है, जिसने इन्वेस्ट किया होता है, वो इस तरह आपकी लाइन इन्वेस्टर आ का जो जाती है, पैसा होता इन्वेस्टर्स का जो पैसा लगा होता है, मिलियन ऑफ डॉलर्स के हम कह सकते हैं, क्योंकि हम रुपीस के अंदर बात नहीं कर सकते। तो अभी पाकिस्तान गेम इंडस्ट्री ने 2018 तक अच्छा खासा अर्न किया है आपकी इंडस्ट्री से, ठीक है। 2018 तक 2018 तक 2000 चलें, आप 19 भी डाल लें, 20 भी डाल लें, ठीक है। लेकिन मैं वो नहीं कोविड कहता, का टाइम था, लेकिन वो कोविड का रि- टाइम था उसमें इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत जी। हुआ था। ये समझ लें कि ये अभी एज अ बेबी बॉर्न गेम, आपकी गेमिंग इंडस्ट्री आपकी एज अ आपके सामने थी, लोगों को इंट्रोड्यूस होना शुरू हुआ था। यानी कि जब मैंने अपना 13 में फर्स्ट इंटरव्यू देखा दिया था तो मैं सरप्राइज था कि पाकिस्तान में गेम्स बन रही हैं, ठीक है। तो मैं बड़ा हैरान होता, तो फिर मैंने जब यूनिटी को देखा तो मैंने कहा अच्छा यार ये तो मुझे समझ नहीं। तो ये होता है आपके साथ, लेकिन उस वक्त बिल्कुल नया नया था, बिजनेस बहुत दिया आपके जो जितने भी हमारे मार्केट प्लेस हैं, जैसे हमारे पास प्ले स्टोर है, आईओएस है, ठीक है, अमेजोन तो अब आया, बिल्कुल। हवावे अब आया, ठीक है, लेकिन उस वक्त ये दो बड़े प्लेटफॉर्म थे, एग्जैक्टली। ठीक है। तो उन्होंने बहुत बिजनेस दिया, जैसे यूट्यूब में स्टार्टिंग में एडसेंस ने बहुत बिजनेस दिया था, बहुत कुछ किया, जितना पैसा लोगों ने कमाया था अब बाद में उन लोगों को वापस मिला। इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। अब जो गेम इंडस्ट्री है ना, अब क्योंकि जाहिर है ऑडियंस बन गई मोबाइल गेमिंग में, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, ऑडियंस जनरेट होने के बाद कंपनीज बिल्ड हो गई, ठीक है। जब कंपनीज बिल्ड हो गई उसके बाद अब जो जैसे गूगल प्ले स्टोर है या आईओएस है, अब वो चीज़ कहते हैं कि हमें अब क्वालिटी की आप मतलब कोई गेम दें, ऐसा तो क्वालिटी डिलीवर करें। क्वालिटी डिलीवर करें, कोई गेम दे, कोई यूज़र इंगेजमेंट हो। तो वहाँ पर मैं ये समझता हूँ कि सिवाय चंद एक कंपनी के अभी तक पाकिस्तान गेम इंडस्ट्री में किसी और ने इस चीज़ को नहीं अप्रोच किया। अच्छा, इसमें मेरा एक जो आपकी इसी बात से मुझे याद है एक क्वेश्चन, वो जो कि मुझे वाकई ना बड़ा मैं नोट करता हूँ इंडस्ट्री के अंदर, कि हम दुनिया भर की गेमें तो खेलते हैं और पाकिस्तान में गेमिंग इंडस्ट्री वो एक रिसर्च के मुताबिक अगर AT&T का एक मैं डाटा पढ़ रहा था, वो तकरीबन पाकिस्तान में जो गेमिंग इंडस्ट्री वो तकरीबन $200 मिलियन की है जी। और वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो ये 2030 तक $600 बिलियन की इंडस्ट्री है। 600 बिलियन डॉलर, और हम सिर्फ उसमें से $200 मिलियन सिर्फ एक रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। जी। तो डेफिनेटली फिगर बहुत बड़ा है, हम अभी बहुत पीछे हैं। तो ऐसा कौन सा मेन प्रॉब्लम है कि हाँ पाकिस्तानी, अब जैसे पबजी है या टेक्कन है, ये दूसरों की बनाई हुई गेम है, हम बेशक हो सकता है हमने कोई सर्विस दी हो किसी को, लेकिन हमने कोई अपनी प्रोडक्ट नहीं बनाई, गेम एज अपनी प्रोडक्ट किसी पाकिस्तानी कंपनी ने नहीं बनाई। तो ऐसा क्या मसला है कि पाकिस्तानी जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर ये गेमिंग हाउसेज हैं, ये अपनी प्रोडक्ट क्यों नहीं बना पा रहे गेमिंग में? अच्छा, नहीं ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान गेमिंग इंडस्ट्री ने अपनी प्रोडक्ट को नहीं डेवलप किया। ये हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की ही जो गेम है वो स्केरी टीचर जनाई टीम ने जो बनाई है, वो बिल्कुल एक अपनी उनकी ऑन प्रोडक्ट है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। और भी उनकी बहुत सी ऐसी फेमस गेम है जो कि पाकिस्तान के नाम से, यानी कि रिसेंटली जो वहाँ के सीईओ हैं और डायरेक्टर जो एक विजिट पे गए थे, तो चाइनीज़ ने उनको कहा कि आप, मेरा बेटा आपकी गेम खेलता है जेनाई टीम के। जनाई टीम में। ओके। तो पाकिस्तान परफेक्ट। गेम इंडस्ट्री देखें, प्रोडक्ट आप अच्छी दे रहे हैं ना तो लोग खेलेंगे उसको। एक चीज़ आप ज़बरदस्ती बना के देंगे ना, जो चीज़ मुझे पसंद नहीं आएगी वो फिर किसी और यूज़र को कैसे, यूज़र के पास अनइंस्टॉल का एक बटन होता है, वो उसको ऑटोमेटिक अनइंस्टॉल करेगा। टेक्सेल एक बहुत अच्छा नाम है, ठीक है। बिल्कुल। टेक्सेल ने बहुत अच्छी प्रोडक्ट, माइंडस्टॉर्म गेमिंग के अंदर वो एक पिलर है जो कि स्टार्टिंग में, जैसे माइंडस्टॉर्म है, जनाई टीम है, ये वो अच्छे नाम है, जो अच्छी कंपनी थे जो अपनी प्रोडक्ट के ऊपर इन्वेस्ट कर रही हैं। रिसेंटली ठीक है, आपने तो मेरे ख्याल में जेनाई टीम के साथ मैंने काम भी जनाई किया टीम के है, साथ काम काफी अच्छा किया, काम और किया। वहाँ के एनवायरनमेंट और दूसरे गेम इंडस्ट्री के एनवायरनमेंट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, परफेक्ट। ठीक है। तो आपको ये चीज़ पता, मतलब ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में कुछ डाउन, प्रॉब्लम सारी आती है आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर और आपकी रिसर्च के ऊपर। ऐसा देखें, कभी भी नहीं ऐसा होता कि चार लड़के मिले और कहें कि हम गेम बनाते हैं, उस वक्त तक नहीं बनती गेम एक अच्छी, जब तक एक उसमें अच्छा गेम डिज़ाइनर ना हो,
एक अच्छा गेम डेवलपर ना हो, एक अच्छा सीजी आर्टिस्ट ना हो, एक अच्छा यूआई आर्टिस्ट ना हो और एक अच्छा मार्केटिंग वाला ना हो। जब तक ये 5 पिलर आपके पास नहीं होंगे, उस वक़्त तक आप अपनी कोई भी अच्छी से अच्छी गेम की प्रोडक्ट बना लें, वो नहीं बन सकती है। अब बहुत सारे जो इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि देखें इंडस्ट्री मेरे हिसाब से तो ये नई नहीं बनी है ना। बिल्कुल। हमारे यहाँ तो 4 ईयर ग्रेजुएशन नहीं हो रही गेम डिज़ाइन में, ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं हो है, रही है। बिल्कुल प्रॉपर नहीं है। हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया में हो रही है, ठीक है ना? अब हमारे आर्ट की 4 ईयर ग्रेजुएशन हो रही है, बीएफए, बैचलर इन फाइन आर्ट्स, यहाँ पे बाकायदा अब जो आर्टिस्ट हमारे हालाँकि ये जो प्रॉपर एक अलग फ़ील्ड है। एग्ज़ैक्टली, हाँ, ठीक है। लेकिन उसको यूनिवर्सिटी में मैं खुद अपना पर्सनली बता देता हूँ, मैं मास्टर्स के लिए ना कुछ इस तरह की अपनी फ़ील्ड के अंदर स्पेशलाइज़ेशन के लिए ना कोई कोर्सेज़ चेक कर रहा था। यकीन माने मुझे अपने मास्टर्स के लिए मैंने एनसीए भी चेक किया, लम्स यूनिवर्सिटी भी चेक की और भी जो प्राइवेट सेक्टर हैं बीएन बीकन हाउस है जो, ये बीएनयू जो यूनिवर्सिटी है, मैंने इसको भी चेक किया, लेकिन मुझे वो कोर्स की स्पेशलाइज़ेशन नहीं मिल सकी। जैसा आप ये पॉइंट रेज़ कर रहे हैं, ये वाक़ई बड़ा कंसर्निंग है। एग्ज़ैक्टली, क्योंकि देखिए ना, अभी आप एक तरीके से ये देखें, मैं पीछे की तरफ नहीं जा रहा हूँ। मैं सैमसंग 512 एमबी वाले, 128 एमबी वाले, जो 128 एमबी का जो मोबाइल इंट्रोड्यूस हुआ था, गेमिंग उस वक़्त हुँ, भी आ गई थी। उस वक़्त भी ओजी टेक्नोलॉजी ने अपनी गेम्स देना शुरू कर दी थी, उस्मान शेख साहब ने, बिल्कुल। ठीक है? हमें नहीं पता था इन चीज़ों का, हम नहीं जानते थे, वी आर टोटली ब्लाइंड, ठीक है? तो लेकिन उन्होंने तो देखिए पहला कदम रख लिया ना, वो थे ज़िया साहब थे, उन्होंने अपनी एक जर्नी स्टार्ट की, पाकिस्तान को इंट्रोड्यूस करवाया, जोल्टा को इंट्रोड्यूस करवाया, ओजी को इंट्रोड्यूस करवाया। 13 में तो आके पॉपुलर हो गई गेम, हुँ। क्योंकि उसके अंदर लोग देखें, कोई आहिस्ता-आहिस्ता भी ये ऑब्जेक्ट, हाँ, स्मार्टफ़ोन का दौर आता गया तो गेमिंग एग्ज़ैक्टली। इंडस्ट्री को और थोड़ा वो मिलता गया। उसके अंदर डॉलर्स, पैसा, ठीक है? जब देखें ना रेवेन्यू बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारी पाकिस्तान की जो एक पब्लिक है ना, उसकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो ना पैसा देख के चीज़ में घुसती है। उसके पास ना टैलेंट हो, कोई मसला नहीं है, एग्ज़ैक्टली। उसके पास उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन हो, कोई मसला नहीं है, उसके पास इन चीज़ों की डिग्री हो, कोई मसला नहीं है। उसने देखा पैसा बहुत है और लोगों ने क्या किया, अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट करना शुरू किया, यानी कि 200 करोड़ तक का लोगों ने बिज़नेस किया है इसमें। अच्छा। कर रहे हैं, बल्कि इससे ज़्यादा की, ये तो मैंने बहुत ही छोटा वर्ड बोला है, इससे ज़्यादा तक का बिज़नेस लोगों ने किया है और मिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर लोगों ने इसके अंदर बिज़नेस किया है, ठीक है? लेकिन जब ज़ाहिर है, आप कोई नई चीज़ आती है तो वो नई चीज़ होती है, तो फिर जैसे-जैसे वो चीज़ रासिख़ होना शुरू होती है या जब वो चीज़ अपनी उसमें आती है, प्रॉपर फॉर्म में आना शुरू होती है, तो फिर पॉलिसीज़ बनना शुरू हो जाती हैं। जब पॉलिसीज़ बनती हैं तो उसके अंदर फिर वही रहता है जिसको डे फर्स्ट से अपने बेंचमार्क का पता होता है कि ये चीज़ें हम देंगे तो इसके मुताबिक हमें ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। हुँ। अच्छा, एक तो आपने बड़ी अच्छी बात की थी कि मार्केटिंग होनी चाहिए स्ट्रांगली। मैं खुद यूनिवर्सिटी में था, डेवलपमेंट के कुछ कोर्सेज़ भी थे, बाकी मेरे क्लासमेट भी थे। हम एक सब्जेक्ट पढ़ रहे थे मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। तो उसके अंदर ना वो जैसे एज़ यूजुअल जैसे जो सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स होते हैं कुछ इस तरह, तो वो टीचर हमें कहता आपने कोई गेम बना लो। अब गेम वाक़ई लोग खेलते भी हैं, उनका इंटरेस्ट भी है, लेकिन जैसे ही वो डिग्री कंप्लीट होती है, वो उस गेम को प्रोफ़ेशनल फ़ील्ड में नहीं लेके आ सकते। शौक उन्हें यूनिवर्सिटी टाइम पे पूरा था, अभी भी है, खेलते भी है, लेकिन हमारे माशरे में अब लेट्स से आपसे कोई अगर पूछ ले आप क्या करते हो? आप कह दोगे किसी को मैं गेम बनाता हूँ, तो वो लोग आपसे पूछेंगे चलिए यार वो तो ठीक है आप गेम बनाते हो, वैसे आप क्या करते हो? आप उसको लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि यार ये भी कोई इंडस्ट्री है, कोई फ़ील्ड है, इसमें भी कोई जैसे अब डिज़ाइनर है, वो कहा ठीक है आप वैसे तो डिज़ाइनर हो, डिज़ाइन करते हो, वैसे अमूमन क्या करते हो? पैसा क्या है? लेकिन उन लोगों को कौन बताए क्योंकि दे आर उनकी थोड़ी सोच अभी वो उधर ही अटकी हुई है शायद कह सकते हैं, लेकिन अभी टेक्नोलॉजी की वजह से काफ़ी चेंज आ चुका है। लेकिन अभी भी हमारे पेरेंट्स जो हैं पाकिस्तानी, वो इस इंडस्ट्री को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे? इसकी देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि वो जनरेशन एक्स में आते हैं, हुँ, ठीक है ना? 80s के अंदर जो जिस तरह से लोगों का रहन-सहन था और जिस तरीके से ये लोग उठते थे, बैठते थे, इनका जो एक सोशल कम्युनिकेशन थी, वो एक अलग तरह से थी। आप और मैंने, हुँ, हम लोगों ने 3310 से आईफ़ोन 16 प्रो तक देख लिया है, एग्ज़ैक्टली, ठीक है? तो फिर उनमें हमें एक तो इस टेक्नोलॉजी का बड़ा फ़र्क आता है। ओके। ये एक कॉमन सी बात है, ठीक है? मतलब वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर बहुत रहे। उस चीज़ को अभी भी इस टेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है? कुछ लोग अपग्रेड्स को एक्सेप्ट करने से ज़्यादा कतराते नहीं हैं, वो डरते हैं। हुँ, और ये एक ह्यूमन एवोल्यूशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमेशा रही है। इसकी एग्ज़ाम्पल मैं ये चार्ल्स बेबेज की लूँगा कि जब लोग खड्डी के ऊपर कपड़ा बना रहे थे, बिल्कुल, ठीक है? तो हड्डे से। हाँ जी, लाखों के हिसाब से लोगों का रोज़गार लगा हुआ था, लेकिन जब उसने पैटर्न काट दिया, ठीक है? अब आई थिंक मैंने नाम सही लिया या गलत लिया हो, वो बाद में है, लेकिन जब उसने पैटर्न काट दिया फर्स्ट टाइम,
तो लाखों लोगों की जो नौकरी लगी हुई थी वो जाहिर है कंपनी को फारिग करना पड़ा, क्योंकि उनके पास एक चीज आ गई, उसका अल्टरनेट उस दौर का एआई आ गया उनके पास, ठीक है, उस दौर का चैट जीपीटी आ गया, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्टेंस जो है ना, ये बड़ी एक प्रॉब्लम है। थोड़ा सा गेमिंग से हट के मैं बात करता हूँ यहाँ पर। इन सारे पेरेंट्स को मैं ये पर्सनली तौर पर एडवाइस ये करूँगा कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपका बेटा या बेटी कंप्यूटर के ऊपर क्या काम कर रही हैं, कौन सी गेम खेल रही हैं। अगर वो गेम खेल रही हैं तो उनके गेम में ऑनलाइन दोस्त कौन कौन से बने हुए हैं। अगर वो ऑनलाइन दोस्त बने हुए हैं तो वो उनसे क्या बातें हो रही हैं। यानी कि मेरी 4 साल 5 साल की मेरी बेटी है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। ठीक है, वो रोब्लॉक्स खेलती है ओह, और मैंने उसको अलाउ किया हुआ है। इसका बल्कि मैंने एक रिसेंटली एक आर्टिकल भी पढ़ा था जी इसके बारे एग्जैक्टली, में। तो मैंने उसको अलाउ किया हुआ है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं इसको टेक्नोलॉजी से दूर करूंगा, कल को ये जब यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाएगी तो ये उस वक्त इसका डे फर्स्ट का एक्सपीरियंस होगा, मेरी गेमिंग के साथ, इसके कंप्यूटर के साथ, इसके मोबाइल के साथ। देखिए हर चीज़ के दो नतीजे होते हैं, पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी नेगेटिव होगा, भी होगा, ठीक है। कंप्यूटर पॉजिटिवली भी यूज होता है, नेगेटिवली भी यूज होता है, डेफिनेटली। ठीक है। गेमिंग के थ्रू हैकिंग भी होती है, गेमिंग के थ्रू इनकम भी आती है, जहाँ ठीक है। जहाँ टेक्नोलॉजी के फायदे हैं, वहाँ वहाँ नुकसानात नुकसानात हैं। भी हैं, ये डेफिनेटली। आप पर डिपेंड करता है कि आपने उसका आप कैसे उससे इस्तेमाल क्या करा। कर सकते हैं, ठीक है। अब मेरा उन पेरेंट्स को ये एक पर्सनली एडवाइस है कि अगर आप नहीं सीख सकते, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी इंस्टीट्यूट चले जाएं या यूट्यूब खोल के बैठना शुरू कर दें कि ये कैसे होता है। नहीं, जनरल नॉलेज तो आपको होनी चाहिए ना। अब इसकी प्रॉब्लम क्या होती है, इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चे में और पेरेंट्स में एक गैप आना शुरू हो जाता है जो नहीं आना चाहिए। बिल्कुल, वो दोस्त नहीं है माँ बाप, वो माँ बाप Exactly. बन गए। वो दोस्त बाहर से ढूंढ रहा है। बच्चा अपनी प्राइवेसी हमेशा अपने दोस्त के साथ शेयर करेगा, पेरेंट्स के साथ नहीं शेयर करेगा कभी। एग्जैक्टली, ऐसे ही है। क्यों? क्योंकि दोस्त पे ज्यादा यकीन, दोस्त पे यकीन होता है, comfort दोस्त भी को ज्यादा पता है कि मैं इसके सामने झूठ बोलूंगा ये मुझे मारेगा नहीं। बच्चे को 100% यकीन होता है कि मैंने इनके सामने सच बोल दिया तो उन्होंने मुझे जो मार। अगर आपने किसी अनइंटेंशनल एक्टिविटी में अपने बच्चे को पकड़ लिया है तो उसको बिठाएं, उसे समझाएं और उसे आप कहें कि ये चीजें आपके काम की नहीं है। गेम के अंदर आप जब भी सीडी बाय करोगे, जब भी आप सीडी बाय करोगे उसके ऊपर लिखा हुआ होगा 10+, 13+, PG-13, PG-18, ये सारे लिखे हैं। ये क्यों लिखे हुए हैं? जो बाहर से गेम में आती है उनको पता है कि कैसे वहां पर ये लॉ है, ये 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए है, 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए है, 15 साल से कम उम्र बच्चों के लिए है, 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए। ये 18+ गेम है, यानी कि ये वो गेम खरीदेगा जो 18+ होगी। बिल्कुल एज फैक्टर लगाया हुआ। एज फैक्टर लगाया हुआ है। अब 4 साल या 6 साल की बच्ची अगर गेम GTA 5 खेलने बैठ जाएगी और आप कहेंगे, वो बच्चा जिद करेगा यार मैंने GTA 5 मैंने खेल ली है, और पेरेंट्स ला के दे दें ये मेरा पॉडकास्ट सुनने के बाद कि नहीं नहीं अली साहब ने तो कहा था कि आपको, आप पहले खुद रिसर्च करें कि वो जो गेम मांग रहा है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। अब तो सारी बातें छोड़ दें, अब तो AI आ गई है, डेफिनेटली, ठीक है। आप उससे पूछें कि यार ये ऐसे ऐसे, आप कुछ ना सीखें, आप सिर्फ चैट जीपीटी को चलाना सीख लें, बल्कि प्रॉम्प्टिंग सीख लें। प्रॉम्प्ट ना अगर लिखनी भी नहीं आती तो कम से कम आप आप बोल के ही करवा ठीक है दें। ना। आप पेरेंट्स को कि मेरा बेटा इतने साल का, हम्म वो ये गेम के बारे में डिमांड कर रहा है, उसकी ऐसे ऐसे एज है, मुझे बताओ कि क्या ये उसके लिए फायदेमंद है या नहीं है। वो आपको उसी टाइम बता देगा ये इसके लिए गेम है या नहीं है, ठीक है ना। गेमिंग से बच्चे का IQ लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। गेमिंग से अगर वो सोशलाइज, और जितना सोशलाइज बंदा गेमिंग में होता है वो कहीं नहीं होता। बिल्कुल, मल्टीप्लेयर है, आपको दुनिया के अलग अलग तरह के लोगों से बात करने का मौका मिलता है। उसमें अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, हर तरह के बंदे होते हैं। पूरी दुनिया की मुनाफिक कम्युनिटी, अच्छे ओवरऑल, लोग मिलके आपको एक चैट रूम में बैठ के आप गेम भी खेल रहे हो, एक दूसरे से और आप बातें भी बात कर रहे हैं, हाँ, ठीक है ना। मेन जो ह्यूमन एवोल्यूशन में जो सबसे मेन जो चीज़ है ना, वो आपकी है कम्युनिकेशन, एग्जैक्टली। ठीक है। क्यों एक बड़ी यूनिवर्सिटी, एक नामवर यूनिवर्सिटी का बच्चा जो पढ़ के जाता है उसने भी वहां से FSC की है, और एक गवर्नमेंट के अंदर से किसी बच्चे ने FSC की है, उसमें क्या डिफरेंस होता है? कम्युनिकेशन का डिफरेंस होता है, ठीक है। वहां का जो बच्चा है वो कॉन्फिडेंट भी होगा, उसको बात करने का ये पता होगा, उसको पता है कि मैंने एलीट क्लास बंदे के साथ बैठ के कैसे बात करनी है। मेरे सामने कोई जनरल या मेजर या कोई बिजनेसमैन या कोई भी वट कोई भी ब्यूरोक्रेट आएगा, मैंने उससे कैसे बात करनी है, मुझे क्या सलीका होना चाहिए। गवर्नमेंट कॉलेजेस आपको ये चीजें नहीं सिखाते हैं, तो ये गैप आ गया आपके पास, ठीक है। इसी तरीके से मैं इन पेरेंट्स को ये सजेशन दूंगा कि अपने बच्चे के साथ बाउंडिंग क्रिएट करें। हर बात पे रोक टोक अच्छी नहीं होती है, ठीक है,
क्योंकि ज़्यादा रोक टोकेंगे तो वो आपसे ऑटोमेटिकली के तौर पे साइड में होना चाहिए। साइकोलॉजिकली तौर पे वो दूर हो जाएगा आपसे, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट गेमिंग। अच्छा सर, मेरा इसमें आपसे एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि खासकर ये उन लोगों के लिए जो यूनिवर्सिटी फ्रेश बच्चे निकलते हैं, जो गेमिंग के अंदर वाकई कुछ करना तो चाहते हैं, वो ज़ाहिर इंटर्नशिप वगैरह में घुस रहे होते हैं। शुरू में तो आपको बेसिक नॉलेज और आपका इंटरेस्ट हो तो आपको एक इंडस्ट्री तक ले जाने के लिए वही काफ़ी पर्सनली तो। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं बस वो उसको कामयाब होते देखा तो कहते हैं मैंने भी यही बनना है। भेड़ चाल जैसे हाँ, ये दूसरे को देख के अपना मुंह लाल करने वाली बात है। तो वो उसमें भी फिर रह जाते हैं, फिर बाद में कहते हैं यार ये तो फील्ड ही खराब है। तो गेमिंग के लिए, गेमिंग में से कौन से फैक्टर हैं जो, या कौन से अहम कंपोनेंट हैं जो गेमिंग का, जो गेम को मिलकर एक प्रॉपर एक गेम बनाते हैं? कोई एक फैक्टर नहीं होता गेमिंग में। ये मैं अपने सीनियर से भी बात कह देता हूँ, उनको अक्सर मेरी ना ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर बहुत बुरा लगता है। वीडियो गेम गेमिंग में का मतलब कोई अहम ना कोई कुछ नहीं है, एक नहीं है, एक नहीं है। उसकी वजह मैं बताता हूँ। कुछ लोग कहते हैं जी आपका आर्ट बड़ा खराब है। माइनक्राफ्ट में कौन सा आर्ट यूज हो रहा है? कुछ रोब्लॉक्स में कौन सा आर्ट यूज हो रहा है? कुछ लोग कहते हैं जी डेवलपमेंट बड़ी खराब है। साइबर पंक का ट्रेलर कब लॉन्च हुआ है? उसको मैं जब आपसे पढ़ते थे ना, आपने हमें वो आइडिया बताया था, 2013 में उसका ट्रेलर लॉन्च हुआ था। लेकिन उसके 2023 में वो रिलीज हो रही थी। 22 के अंदर हाइप क्रिएट हो गई थी कि बिल्कुल, आने वाली है, आने बिल्कुल, वाली है, बिल्कुल। आने वाली है, आने वाली है। ठीक है। 23 के अंदर उन्होंने फिर प्री परचेजिंग रख दी, लोगों ने प्री परचेज कर लिया। एक तरीका होता है मार्केटिंग, वो होता है ये। फिर 2023 के बाद उन्होंने इस गेम को लॉन्च कर दिया। फ्लॉप है। गई। क्यों गई? ग्राफिक्स में आउटस्टैंडिंग गेम, उस जैसी गेम सर मैं ट्रिपल ए क्वालिटी की जो साइबर पंक की, अभी भी आप उसका ट्रेलर देख लें या उसका गेम प्ले देख लें, उस जैसी गेम ग्राफिक्स में उससे आगे नहीं गई है। वो गई है, या आरडीआर गई है, रेड डेड रिडेम्पशन 2 गई है। मैं पर्सनली उसके ट्रेलर से बहुत इंस्पायर, हर बंदा वेट कर रहा था। और परफेक्शन। सबसे ज्यादा हेट किसने ली है? साइबर पंक 2077 ने। मैंने भी देखी। मैंने जब उस वक्त शुरू में जब उसको डाउनलोड किया था तो क्या हुआ था, वो मेरे ख्याल 310 जीबी की गेम थी वो। अच्छा, ठीक है। वो तो उस वक्त वो ऐसी थी, डेवलपमेंट के अंदर जीरो गई थी वो। इतने बग्स थे कि वो कवर ही नहीं हो रहे थे। तो कोई एक नहीं है। अगर एक अच्छी गेम बनानी है तो सबसे पहले आपके पास अच्छा गेम डिज़ाइन होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए। जब तक आप अपनी गेम को एक लफ्ज़ के अंदर नहीं ना समराइज़ कर सकते, आपको नहीं पता कि वो गेम ने आगे ग्रोथ करना है कि नहीं करना है। अब एक लाइन में आप गेम को कैसे समराइज़ करोगे? मारियो ने प्रिंसेस को बचाना है। अब कैसे बचाना है वो एक अलग बात वो है। एक अलग फार्मूला, ठीक है ना, वो अलग अलग गेम डिज़ाइन है। हाँ बिल्कुल। GTA 5 के अंदर जो माइकल है, फ्रैंकलिन है और जो टेवर है, ठीक है, इन तीनों ने सरवाइव करके माफिया से जान भी छुड़वानी है, खुद भी माफिया बन रहा है। बिल्कुल। ठीक है। अब कैसे करना है, किस तरह करना है, वो अलग अलग लेवल है। FBI तक में घुसते हैं वो लोग। बिल्कुल। ठीक है। टेकन 7 और टेकन 3 जब अपने दौर में आई थी, टेकन 3 के दौर में भी तो और सारी गेम्स आई थी, वो क्यों नहीं पॉपुलर हुई थी जितनी टेकन 3 हुई है? बिल्कुल। ठीक है। तो टेकन के अंदर एक फाइटिंग टूर्नामेंट है। मॉर्टल कॉम्बैट भी उसी दौर के अंदर आई है। ठीक है। मॉर्टल कॉम्बैट अब जाके 2022 में जाके थोड़ी फेमस पाकिस्तान में होना शुरू हुई है, अभी भी इतनी नहीं हुई है। USA के अंदर बहुत, क्योंकि वार्नर ब्रोस की एक सीरीज चल रही है वो, तो वह मूवीज के अंदर अब आई है वो। ठीक है। तो जब तक एक अच्छा गेम डिजाइन नहीं होगा, अच्छा गेम आर्टिस्ट नहीं होगा, अच्छा गेम डेवलपर नहीं होगा, अच्छा प्रोजेक्ट, हाँ जी, अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं होगा, लॉयल आपके मार्केटिंग वाले नहीं होंगे, ये 5 जो पिलर है ना आपके, और एक अच्छा UI आर्टिस्ट, ये 6 पिलर जब तक आपके मिल के काम नहीं ना करेंगे, कोई भी गेम ना आपके हिट हो सकती है, ना ही वो पब्लिक के अंदर जा सकती है। अच्छा सर, मेरा एक आपसे ना ये बल्कि मेरा नहीं, ये पूरे पाकिस्तान का तकरीबन ये एक अहम सवाल है, क्योंकि हर बंदा एट द एंड जुड़ा तो रोज़ी से हुआ है। गेम इंडस्ट्री में बतौर डेवलपर या कह लें या बतौर आर्टिस्ट, अगर कोई पैसे कमाना चाहता है तो वो कैसे कमा सकता है? देखिए, इसके 2 ही वे हैं। एक तो फर्स्ट वे ये है कि आप जॉब करें, एक अच्छे गेम आर्टिस्ट से एक अच्छे गेम डेवलपर हो आप। ठीक है। ठीक है। अगर आप इन 2 में से एक हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन है। आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है। पोर्टफोलियो स्ट्रांग के अंदर ये है कि आपने अच्छी कंपनीज के साथ काम किया हुआ हो, अच्छी लॉजिक्स के साथ काम किया हुआ हो,
उनके साथ अच्छी लॉजिक्स के साथ काम किया हो, अच्छे इन्वायरमेंट पे आपने अच्छे काम टर्म्स किया, पे। अच्छे टर्म्स के साथ आपने काम किया, तो आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी हैं। लाखों में सैलरीज लोग ले रहे हैं, पाकिस्तान में ही ले रहे हैं, ठीक है। हम्म। अच्छा, दूसरी ऑप्शन ये है कि अगर आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं या एक अच्छे डेवलपर हैं, तो आप बहुत अच्छी फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। हम्म। अपवर्क है, फाइवर्क है, डिस्कॉर्ड और बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जहाँ पर बहुत लोग बैठे हुए हैं जो कि वाटरफॉल के ऊपर काम कर रहे हैं, यानी कि सिंगल एक बंदा है, वो कहता है मैंने गेम बनानी है और उसके बाद मुझे एक आर्टिस्ट चाहिए, मैं अपना टाइम इतना इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। ठीक है। वहाँ पे आपको देखें, स्टार्टिंग में कभी भी आपको इतने अच्छे बिजनेस नहीं मिलेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि एक क्लाइंट एक ही दफ़ा आता है और उसके बाद वो काम करवा के चले जाता है, क्योंकि उसका काम पूरा हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि क्लाइंट्स आपके पास एज अ लूप में आ जाता है, ठीक है ना, चलता उसकी रहता है। रिटेंशन अच्छी होती है, वो चलता रहता है आपके साथ, तो आप ऑटोमेटिकली बिजनेस को ग्रोथ करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों तरीके हैं, हम्म। ठीक है। जाहिर है, क्योंकि आप अगर एक अच्छे डेवलपर भी हैं और एक अच्छे आर्टिस्ट भी हैं, तो और आपके पास एक स्ट्रॉन्ग आइडिया भी, आप अपनी गेम बना के लॉन्च करें, चाहे वो रोब्लॉक्स में हो, चाहे वो iOS में हो, चाहे वो प्ले स्टोर पे हो या अमेजोन में हो। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि एक बच्चा जो यूनिवर्सिटी से अभी निकला है, अगर वो गेमिंग में आना चाहता है, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उससे अपने दिमाग में रखनी चाहिए, या किस माइंडसेट के साथ उसे यूनिवर्सिटी से निकल के इंडस्ट्री की तरफ आना चाहिए और वो सक्सेस हो सके? अच्छा, इस हवाले से मैं ओवरऑल गेमिंग इंडस्ट्री की बात नहीं करूँगा, हम्म। मैं जनरल बात आंसर देना चाहूँगा इसमें। आप कोई भी स्टूडेंट है ना, जो 4 ईयर ग्रेजुएशन जो उसकी होती है, वो मास्टर्स करके निकलता है, उसमें मेरी उनको रिकमेंडेशन ये है कि आपको उस डिग्री प्रोग्राम में ना तकरीबन हर चीज़ पढ़ाई जाती है। बिल्कुल, उसकी ओवरव्यू हर हर ब्रांच चीज़ का पढ़ाई होता जाती है। है। आपको एआई, यानी कि अगर आप बीएससीएस में हैं, आपको एआई भी पढ़ाई जाएगी, उसमें आपको प्रोग्रामिंग भी पढ़ाएँगे, उसमें आपको हर चीज़ सिखाएँगे। ईच एंड एवरीथिंग आपको ये चीज़ सिखाई जाएगी। हम्म। लेकिन जब आप फैसला करते हैं कि आपने मार्केट में आना है, तो आपने कभी भी मार्केट में ये सोच के नहीं आना कि इस चीज़ में बहुत ज़्यादा पैसा है तो हमने यहाँ घुसना है। बिल्कुल। आपने हमेशा इस चीज़ को देखना है कि आप किस चीज़ में परफेक्ट हैं। अगर आप एआई में परफेक्ट हैं, आप एआई में आएँ। अगर आप मार्केटिंग के अंदर एक्सपर्ट हैं, आप मार्केटिंग के अंदर आएँ। अगर आप किसी और चीज़ में, आप किसी और निश में आप आते हैं, आप अपने आप को उस चीज़ में पॉलिश करें। रिस्क एक ऐसी चीज़ है, उसका वादा अल्लाह ताला ने किया है, बेशक। ठीक है? थोड़ा कमा लेंगे स्टार्टिंग में, लेकिन एक टाइम पर आके आपका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा ग्रो कर जाएगा कि आपको आपको सोच भी नहीं होगी आपको कि यार सोच भी कहाँ नहीं कहाँ से होगा आपको कि आप अपॉर्चुनिटी मिल कहाँ-कहाँ रही से है। आपको अपॉर्च्युनिटीज़ मिल रही है। बिलियंस ऑफ पीपल हैं इस दुनिया के अंदर। अगर हम सिर्फ पाकिस्तान की बात करें यहाँ पर, तो पाकिस्तान के अंदर ज़ाहिर है हर तरह का बिज़नेस तो नहीं है। लेकिन अगर आप किसी न किसी एक चीज़ में अपने आप को पॉलिश करते हैं, तो आप ज़रूर उसी चीज़ में आप आएँ जिस चीज़ में आप मास्टर हैं, जिस चीज़ जो कुदरत ने आपको बाय बर्थ वो एबिलिटीज़ दी हैं। अब देखें, अब दूसरी बात ये आ गई कि कुछ लोगों को गेमिंग बहुत पसंद होती है, लेकिन वो गेमिंग नहीं करते। तो उनको मैं डिमोरलाइज़ नहीं कर रहा हूँ कि यार अगर आप गेमिंग नहीं करते तो आपको गेमिंग में नहीं आना चाहिए। नहीं, हम्म। ऐसा नहीं है। आप सीखें, जो चीज़ जो नहीं जानते वो सीख लें, ठीक है ना? तो ना सीखना बहुत बुरी बात है, बजाय ना इसके। आना बुरी बात नहीं है। हाँ जी, ना आना बुरी बात नहीं। एक चीज़ नहीं आती, उसको आप सीख लें, तो इंशाल्लाह ताला आप बहुत अच्छे-अच्छे लोग भी हैं जो गेमर नहीं है, लेकिन वो बड़ी अच्छी-अच्छी गेम्स को डेवलप भी कर रहे हैं और आर्ट भी बना रहे हैं उन चीज़ों को। उनकी एस्थेटिक सेंस बहुत अच्छी है, ठीक है? तो उस चीज़ को सीखें आप। अगर आपने 4 ईयर ग्रेजुएशन बीएस में की है, तो उनमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो 3D की फ़ील्ड में आए हैं, आर्ट की फ़ील्ड में आए हैं और कुछ लोग डेवलपमेंट की फ़ील्ड में आए हैं। तो अपने आप को परफ़ेक्ट करके आएँ। हम्म। अपनी प्रोग्रामिंग को परफ़ेक्ट करके आएँ, अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को परफ़ेक्ट करके आएँ, ठीक है? ताकि जब आप इंटर्नशिप में आएँ, इंटर्नशिप का मतलब ये नहीं होता कि अब आपको प्रोग्रामिंग दोबारा से सिखाई जाएगी। हम्म। इंटर्नशिप का मतलब ये नहीं होता कि अब आपको आर्ट दोबारा से सिखाया जाएगा। आपको हाथ पकड़ के हाँ चलना जी, सिखाया ये जाएगा। चलाना सिखाया जाएगा। इंटर्नशिप प्रोग्राम का मतलब ये होता है कि आप ये चीज़ें जानते हैं, आपको हमारे लिए अब आप ये बना के दिखाएँ। आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही जी, है अपने आप आप को साबित हमारी करने कंपनी के लिए, अगर आपने सी शार्प सीख ली है, तो अब आप कंपनी में आ गए हैं, तो अब आप ने इन चीज़ों को यूज़ करते हुए अपने सीनियर्स के अंडर को, आपने सीनियर्स को अपने यूटिलाइज़ और उसके साथ एक अच्छे टीम मेंबर बन के, आपने इन कंपनी के अंदर जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, यानी कि चाहे गेम डेवलपमेंट हो, चाहे गेम आर्ट हो। में। कंपनी आपकी इस चीज़ इंटर्नशिप का, हमारे यहाँ ना प्रॉब्लम ये है कि किसी को पता नहीं कि इंटर्नशिप का मतलब क्या है।
मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का इंटर्नशिप का मतलब ये होता है कि वो हमें अब सिखाएंगे। हाँ, आपको सारा कोई कुछ कंपनी वही आपको है, सिखाने के पैसे नहीं देती है कभी भी। कोई भी नहीं देता डेफिनेटली। कंपनी चाहे आप यहाँ हो या वर्ल्ड वाइड हो, कंपनी यानी कि आप लिंक्डइन में देखेंगे ना, जो इंटर्नशिप जॉब जो किसी बड़ी कंपनी जैसे यूबीसॉफ्ट हो गया या रॉकस्टार हो गई, वहाँ के इंटर्नशिप प्रोग्राम खुलते हैं। प्रॉपर समर हाँ जी, उनके इंटर्नशिप प्रोग्राम होते हैं, प्रोग्राम होते हैं समर 6 के नाम मंथ से। समर कैंप के नाम से चलते हैं। तो वो आपको क्या लगता है कि वो उनको सिखाने में बैठते हैं या दोबारा से वो फंक्शन सिखाना शुरू शुरू कर देंगे? वो इफ एल्स कैसे इफ एल्स कैसे लगाना है आपने, ठीक है, लूप कैसे चलाना है, फॉर वो दोबारा बताएंगे नहीं सी प्लस प्लस में कभी नहीं। वो कहेंगे कि ये चीज़ें आनी चाहिए, जो इस मैच पार को कंप्लीट कर लेगा तो उसके बाद वो हमारे पास उनको हम इंटर्नशिप। परमानेंट की जॉब की तरफ ले जाएं। उनमें से जो शार्प माइंडेड स्टूडेंट्स होते हैं उनको कंपनी उठाती है। डेफिनेटली सबको तो वो नहीं रखता। हाँ, ये एक चीज़ है कि आप अपनी माइंड में ये बिठाएं कि इंटर्नशिप का मतलब ये नहीं है कि कोई आपको सिखाएगा, सीखना आपने ही है, घर से सीख के आना है। अब मुझे नहीं अपॉर्चुनिटी मिल रही, कोई कंपनी नहीं मिल रही है। हमारे दौर में तो प्रॉब्लम ये थी कि यूट्यूब था ही नहीं। अब आप अपने मसले का हल, अब यूट्यूब तो दूर की बात, अब आप देखें चैट जीपीटी को, मैं ये करना चाहता हूँ, चैट जीपीटी आपको डायरेक्शन देगा। यूनिवर्सिटी ऑफ चैट जीपीटी भी है अब तो लोगों के पास। हाँ तो अब आप ये देखें, हो जाता है वहाँ पर। तो मेरे स्टूडेंट्स को ये है कि वो कभी भी कोशिश करना ना छोड़ें, ठीक है ना, कोशिश करते रहें और जिस फील्ड में वो एक्सपर्ट होना चाहते हैं उसके लिए लाजमी अपने आप को तैयार रखें, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो। अच्छा, वैसे भी अगर किसी स्टूडेंट को अगर कोई इशू होता है ना 3D इंडस्ट्री में, अगर वो सीखना चाहता है कि हम कहाँ से डायरेक्शन लें, तो मेरा यूट्यूब पर एक चैनल है ZB कॉन्सेप्ट्स के नाम से। तो वहाँ पर मैं खुद उसको लीड कर रहा हूँ, मेरे साथ मतलब गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर वहाँ पर एज अ डेवलपर्स भी हैं, एज अ 3D आर्टिस्ट मैं खुद उसको लीड कर रहा हूँ। और जो मार्केटिंग के अंदर मेहदी रिजवी साहब है, जो मेरे साथ मेरे भाई होते हैं, वो भी होते हैं उधर। तो अगर आपने 3D का कोई भी सॉफ्टवेयर सीखना है, चाहे वो ब्लेंडर है, 3ds मैक्स है, माया है या वीरे है, सब्सटेंस पेंटर है, CG या CGI के अंदर अगर आप कुछ भी सीखना चाहते हैं तो वी आर अवेलेबल। तो हम लोग वहाँ पर अवेलेबल हैं, आप वहाँ पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन के अंदर आप हमसे बात करें, हम डायरेक्टली वहाँ, हमारे डिस्कॉर्ड के पेज भी हैं, हमारे व्हाट्सएप के पेज भी हैं। तो इसको आई थिंक नीचे आ रहा होगा डिस्क्रिप्शन पे, तो इसकी ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और फ्री ऑफ कॉस्ट कि वहाँ पर हम लोग जो प्रॉब्लम में जो हमारे अक्सर एम्प्लॉयज़ फंस जाते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज भी कॉल्स आती हैं और मेरे साथ स्क्रीन शेयर करते हैं कि सर हम यहाँ फंस गए हैं, तो उनको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ही वहाँ पर गाइड करता हूँ। थैंक यू। अच्छा सर, ये तो हो गई आपकी टेक्निकल, आपकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड। अब कुछ पर्सनल लाइफ से रिलेटेड आपसे कोई सवाल है? पर्सनल हो रहे हैं आप मेरे साथ? पर्सनल हो रहे हैं, ठीक है, ये वन वर्ड जस्ट मुझे आंसर देना है आपको, ओके। ठीक है? आपका सबसे ज़्यादा पसंदीदा 3D सॉफ्टवेयर कौन सा है? इन दीज डेज 3ds मैक्स। ओके। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला रेंडर इंजन? वीरे। वीरे। और सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ जो आपने अभी तक अपनी फील्ड में की हो, या कोई मुश्किल टास्क? टीम मैनेजमेंट विद टाइम मैनेजमेंट। टीम मैनेजमेंट विद टाइम मैनेजमेंट। कोई प्लगइन जिसके बगैर आपको लगता हो कि यार ये प्लगइन ना होता ना तो मेरी जो सीजी की जो आर्ट की जो फील्ड थी ना वो टफ होती मेरे लिए, या जो चैलेंजिंग होती? राइजम यूवी प्लगइन। प्लगइन है वो, भाई प्लगइन तो नहीं है, खैर वो एक सॉफ्टवेयर है। अच्छा, उसमें आप 8-8 घंटे की जो यूवी है वो 8-8 मिनट में भी ओपन कर ठीक सकते है। हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, अगर आप सीजी आर्टिस्ट ना होते तो आपको क्या लगता आप क्या होते? मैं रेलवे के अंदर एक मेरी जॉब रेलवे में होती कहीं किसी ऑफिसर के पास। मतलब प्लान बी था? प्लान बी हो, आपको शायद ये सुन के अजीब लगे, मेरी जॉब रेलवे में हो चुकी थी, लेकिन उससे पहले मैं गेमिंग इंडस्ट्री में आ चुका था। अच्छा अच्छा, तो perfect। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ में, कि उन्होंने वाकई ये चीज़ साबित की कि वो मेरे अच्छे पेरेंट्स ही नहीं, मेरे अच्छे दोस्त भी हैं। चलिए माशाल्लाह, अच्छी तो बात है। गवर्नमेंट के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो अगर गवर्नमेंट जॉब आ जाए तो वो उसी को कुछ कहते कहना हैं नहीं मैं चाह रहा, ठीक है ना, वरना मेरे ऊपर ना केस पड़ जाए कोई। तो वो कहते हैं कि यही है जो है। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया। माशाल्लाह। और अगर गेमर ना होता और वो भी ना होता तो आई विश बी बिकम अ डायरेक्टर, अ मूवी डायरेक्टर और अ ड्रामा डायरेक्टर। थैंक यू सो मच सर आपके टाइम का,
और मैं अपने ऑडियंस से ख़ासकर उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये ज़रूर पसंद आया होगा और आप लोगों के लिए बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन नॉलेज आप लोगों को मिला होगा जो कल को आपके लिए इंडस्ट्री में काम आएगा। अगर आपको हमारा कोई भी पार्ट या आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आपको लगता है कि आप पूछना चाहते हैं, क्योंकि सर मेरे साथ कंटिन्यूसली राब्ते में रहते हैं और मैं इनके साथ राब्ते में रहता हूँ, क्योंकि मैं शागिर्द हूँ, ये टीचर है, तो हमारा सीखना सिखाना चलता रहता है। तो अगर आपका कोई भी इस फील्ड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।